देखो बेटा, आज मैं आप लोगों को आगे के न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक न्यूमेरिकल ऐसा है जिसका कल हिंट देके गया था, दो बच्चों ने उस हिंट से ही सॉल्व कर लिया, लेकिन उस तरह के एक दो न्यूमेरिकल है। आज जरा कमांड पक्की करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई बैटरी का स्विच ऑन करने पर कितना चार्ज फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा, तो उसी के लिए मैं आपको अगला न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 और 30 एक ही कंसेप्ट पर है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 30 कराऊंगा, फिर 29 कराऊंगा, क्योंकि 30 वाला जो है न्यूमेरिकल है जिसमें सिंपली आसानी से समझ में आता है, और फिर 29 वाला वेरिएबल में है, आएगा वो भी, लेकिन फिर मेहनत नहीं पड़ेगी ज्यादा। क्या है क्वेश्चन में? यहां पर हमें बैटरी दे रखी है, दो बैटरी और दो कैपेसिटर। ध्यान रहे, पहले क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में यहां दो कैपेसिटर है C1 और C2, और दो बैटरी है E1 और E2। ये C1, ये C2, ये E1, ये E2। ये ब्रांच 1 है और ये ब्रांच 2 है। पहले सारा लिख लूं। वो कह रहे हैं ईच बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट की दोनों बैटरी है, और कैपेसिटर पहला है 2 माइक्रोफैरड, और मेरे बेटा दूसरा कैपेसिटर दे रखा है आपको 3 माइक्रोफैरड। यहां पर एक की है, ये ब्रांच नंबर 3 है। अब क्वेश्चन सुनो, जब की पहले ऑफ थी, जब की को स्विच ऑन करेंगे तो तीनों ब्रांच में कितने कितने चार्जेस का फ्लो होगा। मेरा क्वेश्चन सुन लो गौर से और टाइम लगने दो। हर रोज एक नई कैटेगरी पक्की होनी चाहिए। आज मैं ये चाहूंगा कि इस कैटेगरी पर बेस्ड कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप लोग उसे सॉल्व कर सके, तो इसीलिए पूरी डिटेल में इसको समझाया जाएगा। पहले हम लोग स्विच ऑफ का केस स्टडी करेंगे, फिर स्विच ऑन का स्टडी करेंगे, उसके बाद हिसाब लगाएंगे कि भाई किस ब्रांच में कितना फ्लो होगा। ये है सर्किट। पहले सर्किट में स्विच ऑफ है और दूसरे सर्किट में स्विच ऑन है। एक बात बताइए, यदि ये स्विच ऑफ है तो इस ब्रांच को फिर कंसीडर करने का फायदा ही नहीं, यानी इस ब्रांच में ना करंट अभी जा रही, चार्ज जा रहा, ना चार्ज आ रहा, फिर तो ये सारा का सारा सिस्टम सीरीज में है। अभी ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है, ये ब्रांच के नाम है। 1 और 2 ब्रांच के नेम है। कभी आप सोचो 1 और 2 करंट है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर ना, उन्होंने कहा था इन ब्रांचेस में करंट बताओ, तो 1 और 2 लिखा हुआ है। हटाई दूं थोड़ी देर के लिए, बस याद रखना लेफ्ट वाला 1, राइट वाला 2, मिड वाला 3। ना कोई एरो बनाओ ना कुछ बनाओ, ये कंफ्यूजन कर देगा। पहले जब स्विच ऑफ है तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है। यदि इस पर Q, इस पर माइनस Q, इस पर Q, इस पर माइनस Q। क्यों? वो लूप इक्वेशन की वीडियो में बता चुका। तो पहले पता लगाओ कि किस पर कितना चार्ज है। जिस समय स्विच ऑफ था किस समय कितना चार्ज है, तो एक ही लूप इक्वेशन बनेगी। चल भाई, यहां से चला Q/2, आगे बढ़ा प्लस Q/3, लौट के आया -12, फिर आगे आया -12 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था माइक्रोफैरड को माइक्रोफैरड में ही रहने दो, क्योंकि उससे चार्ज माइक्रोकूलम में आ जाएगा। तो Q/2 प्लस Q/3 तो 5Q/6 हो गया इन दोनों का एलसीएम लेकर के। -12 राइट करके 24 हो गया। ठीक है बेटा, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 24 इंटू 6/5 यानी कि 1.2। 6/5 जाएगा ना उधर, 6 ऊपर 5 नीचे, तो 6/5 1.2 निकाल ही लो। 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 28.8 माइक्रोकूलम। तो अब यदि मैं पूछूं कहां कितना चार्ज है, इधर है Q यानी कि 28.8 माइक्रोकूलम, इधर है -Q यानी बेटा -28.8, इधर है Q दैट इज 28.8,
और इधर है -q, यानी कि बेटा -28.8 माइक्रोकूलम। जब भी आपसे कहें किस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो पहले आप स्विच ऑन होने से पहले चार्ज का पता लगाइए कि स्विच ऑन होने से पहले कैपेसिटर में क्या क्या चार्ज था, कहां पॉजिटिव था, कहां निगेटिव था। फिर आ जाइए दूसरे पर, कैपेसिटर, ठीक है, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 12 वोल्ट बैटरी, ये 12 वोल्ट बैटरी। अब स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो ये सारा सर्किट, अब इसमें से करंट जा सकती है, चार्ज जा सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से चार्ज निकालने पड़ेंगे, लेकिन अब ये दोनों सीरीज में नहीं है। एक पर Q1, एक पर -Q1, एक पर Q2 और एक पर -Q2, अलग अलग चार्ज लेने पड़ेंगे। तो ये आपको अलग अलग चार्ज लेने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा किस ब्रांच में कितना चार्ज का फ्लो हुआ। लूप इक्वेशन अब दो बनेंगी, पहली और दूसरी, जिससे आपको Q1 और Q2 मिल जाए। सबसे पहले आप जरा ये बनाइए, Q1/2 -12 = 0। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 24 माइक्रोकूलम। फिर इसके बाद दूसरी लूप इक्वेशन बनाइए, Q2/3 -12 = 0। तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 36 माइक्रोकूलम। फिर आप चार्ज रख दो, ये मैं यहीं पे मिटा के लिख रहा हूँ कायदे में। वो ये वाली जो फिगर है ना, ये अगली फिगर बननी चाहिए। पहले तो वो Q1 -Q1 जो भी आपने लिखा था वो लिखा हो, फिर ये कैलकुलेशन के बाद दूसरी फिगर ये बने, इसी तरह से पहली फिगर ये बने, फिर कैलकुलेशन हो, फिर दूसरी फिगर बने, जिसमें Q1 की वैल्यू आएगी 24 माइक्रोकूलम, -Q1 होगी -24 माइक्रोकूलम, Q2 होगा 36 माइक्रोकूलम और -Q2 होगा -36 माइक्रोकूलम। अब आपको पता लगाना है किस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो हुआ। फिर बनेगी, यानी कि 5 फिगर, पहले तो Q -Q वाली पहली फिगर कैलकुलेशन, फिर ये वाली फिगर दूसरी, फिर तीसरी फिगर जिसमें Q1 -Q1, Q2 -Q2, और फिर कैलकुलेशन के बाद चौथी फिगर जो ये है। फिर बनेगी पांचवी फिगर, जिसमें हम चार्जेस का फ्लो दिखाएंगे कि किस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब आप गौर से देखना, सुनना और समझना। उन्होंने ये दिखाई है ब्रांच 1, 3 और ब्रांच 2, और एरो भी बना के दिए हैं कि इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो होगा। जरा ध्यान से मेरे हिसाब से सुन मेरे बेटा, यही पूछ रहे हैं ना। वो पूछ रहे हैं कि जब हम फाइंड द चार्जेस विच फ्लो अलोंग पाथ 1, 2 एंड 3 व्हेन की इज प्रेस्ड, जब की को ऑन करते हैं। अब जरा मुझे सोच समझ के बता, इस प्लेट पर कितना चार्ज था और अब उसी प्लेट पर कितना चार्ज है। इस प्लेट पर 28.8 था, अब उस प्लेट पर 24 है, यानी कि 4.8 माइक्रोकूलम चार्ज लूज करा है। वो चार्ज गया तो इसी वायर में से होगा भाई, यहां से यहां तो जा नहीं सकता, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में इंसुलेटर है, चाहे एयर हो या कोई भी मीडियम हो। यदि चार्ज जाएगा तो यहीं से जाएगा, आएगा तो यहीं से आएगा। तो पहले यहां 28.8 था, इस ब्रांच का कनेक्शन इस प्लेट से है, तो यदि इस ब्रांच में कितने चार्ज का फ्लो हुआ बताना है, तो सिर्फ ये प्लेट देखना, जाएगा यहां से या आएगा यहां से। तो इस पर 28.8 था, अब 24 रह गया, यानी कि 4.8 इसने खोया है। अब 4.8 माइक्रोकूलम जो इसने खोया है, वो यानी 4.8 माइक्रोकूलम यहीं से गया है नीचे की तरफ, 4.8 माइक्रोकूलम नीचे गया है, लेकिन एरो तो उन्होंने ऊपर बना रखा है। तो पहली ब्रांच में जो चार्ज का फ्लो है, चार्ज फ्लो इन वन ब्रांच, वो लिखा जाएगा -4.8 माइक्रोकूलम। कई बच्चे कहते हैं माइनस क्यों, उनकी दिखाई गई डायरेक्शन में चार्ज जाए तो प्लस, उनकी दिखाई डायरेक्शन में के अपोजिट चार्ज जाए। उन्होंने दिखाया था फर्स्ट ब्रांच ऊपर की तरफ, और मेरा चार्ज गया है, पॉजिटिव चार्ज गया है नीचे की तरफ।
तो ऐसे में माइनस दिखा देते हैं, -4.8। माइनस का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में तुमने दिखाया पॉजिटिव चार्ज को जाते हुए, दरअसल उसके अपोजिट डायरेक्शन में गया है। कुछ बार बोर्ड एग्जाम में माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देते, बस वो ये कहते हैं इस ब्रांच में कितना फ्लो हुआ, तो बच्चे 4.8 लिख रहे हैं तो भी मार्क्स मिले हैं पूरे पूरे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कंप्लीशन के हिसाब से माइनस लगाना और नीचे लिख के आना कि नेगेटिव साइड इंडिकेट्स that the charge is flowing in opposite direction to what that they have shown in figure। अब आ जाओ इस वाली ब्रांच नंबर 2 में चार्ज का फ्लो। पहले बता 2 ब्रांच में जो चार्ज आएगा यहां से ही आएगा या जाएगा यहीं से ही जाएगा। तो मैं ये हिसाब लगाता हूँ इस ब्रांच पर, इस प्लेट पर पहले कितना चार्ज था, अब कितना है। इस प्लेट पर पहले था -28.8, अब है -36। -28.8 था, ध्यान से सुन लो, -28.8 था, -36 हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो कहीं से नेगेटिव चार्ज ऊपर आया है। कितना नेगेटिव चार्ज ऊपर आया है, 28.8 से 36 हो गया। माइनस तो खैर है ही अंडरस्टूड, 28.8 से 36 हो गया तो 7.2 बैठा ना, 36 - 28.8, हाँ 37.2 बैठा, यानी -7.2 कूलम चार्ज आया। -7.2 कूलम चार्ज ऊपर आया, यानी कि +7.2 नीचे गया। कई बच्चे कहते हैं माइनस आया मतलब प्लस गया। अरे एक बात बता, असल में तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो वहां निगेटिव आया और इस पे पॉजिटिव आया, तो जितना निगेटिव इधर जाएगा चार्ज उतना एक तरह से इधर पॉजिटिव आ जाएगा। देख मेरी बात समझने की कोशिश कर, चाहे न्यूमेरिकल 2 कम हो लेकिन पक्के होंगे। निगेटिव जाने का मतलब होता है पॉजिटिव आना, निगेटिव आने का मतलब पॉजिटिव जाना। दरअसल फ्लो तो दुनिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, सच्चाई तो पॉजिटिव चार्ज कुछ है ही नहीं। क्या है मेरे लाल पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन का जाने से ही तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब मैं कहता हूं पॉजिटिव चार्ज और आ गया, दरअसल इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा चले गए। मेरे पास से 100 इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का जाना, या नेगेटिव जाने का मतलब होता है पॉजिटिव का आना। तो यहां पर -7.8 माइक्रोकूलम आ गया, यानी 7.8 माइक्रोकूलम नीचे चला गया। तो यहां पर सेकंड ब्रांच में 7.2 माइक्रोकूलम नीचे गया है। सेकंड ब्रांच में 7.2 माइक्रोकूलम नीचे गया है, लेकिन गया है नीचे और उन्होंने फिगर में एरो ऊपर बना के दे रखा है। एरो ऊपर दे रखा है, गया है नीचे, यानी दिखाई गई डायरेक्शन के अपोजिट गया है। तो -7.2 माइक्रोकूलम का फ्लो हुआ है। अब चार्ज का फ्लो थर्ड ब्रांच में पहले बता, थर्ड ब्रांच में जो भी फ्लो होगा वो किसका होगा, यहां जा सकता है और यहां जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों पर शुरू में कितना चार्ज था, क्योंकि थर्ड भाई फर्स्ट का कनेक्शन सिर्फ एक प्लेट से था, तो मैंने एक प्लेट का शुरुआती चार्ज और बाद का चार्ज देख करके पता लगा लिया। सेकंड ब्रांच का कनेक्शन सिर्फ इस प्लेट से था, तो इसका इनिशियल और फाइनल चार्ज से पता चल गया कितना आया या गया। लेकिन थर्ड ब्रांच का कनेक्शन 2 प्लेट से है, तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा इन दोनों पे मिला के शुरू में कितना था और इन दोनों पे मिला के बाद में कितना था। यदि आप इसकी राइट और इसकी लेफ्ट दोनों का टोटल चार्ज देखें शुरू में, तो इस पर -28 और इस पर +28.8, यानी दोनों पे मिला के 0 चार्ज था। मैं इसका नहीं कह रहा, इसका नहीं कह रहा, इन दोनों का सम कह रहा हूं। इन दोनों प्लेट्स के चार्जेस का सम जो थर्ड से जुड़ी हुई है 0 माइक्रोकूलम है। अब इन दोनों प्लेट्स के चार्जेस का सम माइनस का 24 प्लस का 36, माइनस का 24 प्लस का 36, यानी 12 माइक्रोकूलम है। यानी इन दोनों पर पहले मिला करके था 0, अब इन दोनों पे मिला के है 12। पहले इन दोनों पे मिला के था 0, अब इन दोनों पे मिला करके है 12, यानी 12 माइक्रोकूलम इन दोनों पे आया है। और यदि इन दोनों पे 12 माइक्रोकूलम आया है तो इसी ब्रांच से ऊपर आया होगा। तो थर्ड ब्रांच से ऊपर आया है 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम। अब यदि 12 माइक्रोकूलम ऊपर आया है और उन्होंने एरो भी ऊपर दिखा रखा है,
तो जिस डायरेक्शन में एरो दिखाया उसी डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो हुआ तो पॉजिटिव लगा दिया। तो इस ब्रांच में दरअसल क्या हुआ है, यदि मैं उनके एरोज को भूल जाऊं, इस ब्रांच में 4.8 माइक्रोकूलम नीचे गया है। आप ये भी काम कर सकते हो, प्लस और माइनस नहीं दिखाने तो आप अपने एरो बना करके दिखा दो कि फर्स्ट ब्रांच में 4.8 माइक्रोकूलम नीचे गया है, ये मत लिखो। फिर इसमें यदि एरो दिखा रहे हो तो फिर लिखने की प्लस माइनस जरूरत नहीं, कई बार फालतू में कंफ्यूजन हो जाता है। और इस ब्रांच में 7.2 माइक्रोकूलम नीचे गया है माइनस का मतलब यही था। और थर्ड ब्रांच में 12 माइक्रोकूलम ऊपर गया है तो वो तो होना ही था। यदि 4.8 यहां से आया, 7.2 यहां से आया, तो यहां से आना वाला भी यहां गया और यहां से आना वाला भी यहां गया, तो दोनों का सम 7 4 11 और 1 12 12 माइक्रोकूलम आ गया। इसे बोलते हैं जंक्शन रूल। ये केमिस्ट्री में वो उसमें पढ़ाऊंगा जब आगे रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल आएंगे। जंक्शन रूल का मतलब जंक्शन पर आने वाले चार्ज और जाने वाले चार्ज का सम बराबर होता है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल जिसमें मैंने औसत से दुगना समय लगाया। अब यदि आपसे कोई पूछे प्रोसेस कैसे किया, उन्होंने कहा था स्विच ऑन करने पे किस ब्रांच में कितने चार्ज का फ्लो होगा। मैंने एक फंडा लगाया कि वो ब्रांच किस प्लेट से जुड़ी है। जैसे फर्स्ट ब्रांच में कितने का फ्लो होगा, फर्स्ट ब्रांच से एक प्लेट से जुड़ी है तो उसी प्लेट का इनिशियल चार्ज उसी प्लेट का फाइनल चार्ज, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस यहीं से ही आया गया है, तो इस ब्रांच में चार्ज का फ्लो। उन्होंने कहा बेटा इस वाली ब्रांच में कितना चार्ज का फ्लो हुआ, तो ये ब्रांच जिस प्लेट से जुड़ी है उसका इनिशियल चार्ज उसका फाइनल चार्ज, उनका डिफरेंस आया या गया इसी ब्रांच से। अब उन्होंने कहा थर्ड ब्रांच में कितना चार्ज का फ्लो होगा स्विच ऑन करने से, तो थर्ड ब्रांच तो दो प्लेट से जुड़ी है तो दोनों प्लेट का इनिशियल कंबाइंड चार्ज दोनों प्लेट का फाइनल कंबाइंड चार्ज, ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वो इसी ब्रांच से आया या गया होगा, तो ये निकाल लिया। प्लस माइनस नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये एरो, उनका जो एरो दिया है उसे छोड़, तुम अपने रियल एरो बना के नीचे लिख के आओ, इन फर्स्ट ब्रांच चार्ज इज मूविंग डाउन, इन सेकंड ब्रांच चार्ज इज मूविंग डाउन, इन थर्ड ब्रांच चार्ज इज मूविंग अप। कोई माइकल आला आधा नंबर नहीं काट सकता। यदि प्लस माइनस के लफड़े से कंफ्यूजन से दूर रहना है कि उनकी दिखाई गई डायरेक्शन की इधर है उधर है, कुछ नहीं, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब इसी के पिताजी हैं, मतलब इसी के जैसा एक और है, अब उसमें टाइम आधा लगेगा 29। मेरे बेटा रोज एक ही बात कहता हूं, न्यूमेरिकल मत सीखो। तुमने एक न्यूमेरिकल नहीं सीखा, तुमने एक नया कंसेप्ट सीखा है। होशियार बच्चा वो है जो इस पर बेस्ड अब चाहे कोई सा भी आ जाए कर डाले, और बेवकूफ बच्चे वो हैं कि सर मैंने मान लो क्वेश्चन बदल के दे दिया कि सर ये तो करवाया नहीं था। अरे भैया बोर्ड में जरूरी है जो मैंने करवाया वही जिसके साथ वैसा ही आएगा, कंसेप्ट यही आएंगे, कंपटीशन हो या 12th हो। मेरे बेटा अगला यानी 29, बेटा 29 में भी ऐसा ही कुछ है, बस वो वेरिएबल में है। पहले मैं बना लूं, ये है सर्किट, ये है बेटा C1 और ये है C2, C1 C2, बैटरी दोनों सेम है, EMFE 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 और EMFE। उन्होंने दो ब्रांच दिखा रखी है, ब्रांच नंबर 1 ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 1 ब्रांच नंबर 2। अब क्वेश्चन ये है कि पहले ये स्विच ऑफ था, यदि स्विच ऑन कर दें जैसे कि यहां, तो बताओ 1 और 2 ब्रांच में कितने चार्ज का फ्लो होगा। बस 1 और 2 में पूछा है, हो जाएगा। सबसे पहले एक बात बता, जब ये स्विच ऑफ है तो ना नीचे से चार्ज ऊपर जा सकता ना ऊपर से नीचे आ सकता। चार्ज यहां से चलेगा Q माइनस Q, Q माइनस Q
और बस खत्म, ये दोनों सीरीज में हो गए जब ब्रांच डिवाइड ही नहीं हो रही। नीचे का सर्किट तो देखो ही मत अभी, ये हिस्सा ही नहीं है पार्ट ऑफ द सर्किट। और पहले क्यू निकाल लो, मैंने कहा था कि बेटा जब स्विच ऑफ है तो हर प्लेट पर चार्ज पता लगा लो, और जब आपको हर प्लेट पर चार्ज मिल जाए उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करो। चल भाई पहले स्विच ऑफ में करने, यहां से चल के यहीं आऊंगा, प्लस क्यू अपॉन C2 प्लस क्यू अपॉन C1 माइनस ई इज इक्वल टू 0। ई को राइट साइड में ले जाओ तो प्लस ई, लेफ्ट साइड में क्यू कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C1, यानी बेटा C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 ई। समझ गए ना, क्यू कॉमन लेके एलसीएम ले लिया है, ये आ गया क्यू। क्यू की वैल्यू हो गई ई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये है चार्ज। अब मैं यहां लिख नहीं रहा क्यू की वैल्यू पहले ये प्लस, क्यू की वैल्यू उतनी माइनस, क्यू की वैल्यू प्लस, क्यू की वैल्यू माइनस, लिख नहीं रहा, ठीक है आ गया। रखना चाहो तो यहां आएगा प्लस ई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यहां आएगा माइनस ई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस ई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस ई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। एग्जाम में लिख दे रहा हूं, बड़ी बड़ी कॉपी होती है, मुझे तो बोर्ड भी उठाना है। अब आपने स्विच ऑन कर दिया, अब ये सीरीज में नहीं है, बीच में ब्रांच डिवाइड हो गई, और यदि बेटा ब्रांच डिवाइड हो गई तो अब ये सीरीज में नहीं है, अलग अलग चार्ज होगा। इसके चार्ज को मान लो Q1 और माइनस Q1, और इसके चार्ज को मान लो Q2 और माइनस Q2। कई बच्चे कहते हैं प्लस का हमारे, मेरे बेटा ये वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी है तो प्लस मान लो, और ये प्लेट निगेटिव से जुड़ी है तो माइनस मान लो, ऊपर वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी है तो प्लस मान लो। मैं एक बात बताऊं, कई बच्चे कहते हैं यदि सर हमने गलती से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ले लिया तो कुछ गलत नहीं होने का, आपका आंसर ही निगेटिव आ जाएगा। जैसे मान लो Q1 का आंसर -2 माइक्रोकूलम आ गया, अब ये बताइए यदि Q1 है -2 तो ये आपने Q1 माना था, ये हो गया -2, और जिसे -Q1 माना था वो हो गया +2, अपने आप सही हो जाएगा, आप परेशान मत हो। यदि आपने गलती से प्लस माइनस उल्टे ले लिए तो मुझे कहीं से कहीं तक भी ऐतराज नहीं है। प्लस माइनस उल्टे ले लिए तो आंसर खुद उसे सही कर देगा। जिसे आपने Q1 माना था और आपका Q1 आ गया -2, तो जिसे आपने Q1 यानी पॉजिटिव सोच के करा था उसकी वैल्यू आ गई -2, तो Q1 -2, और जो जिसे आपने -Q1 माना था वो माइनस ऑफ -2 यानी वो +2 हो जाएगा। तुम देख रहे होंगे कैपेसिटर पे हम समय बहुत लगा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि बेटा मेरी आंखों में तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स है ही नहीं, मेरी आंखों में है बोर्ड में टॉप करना और कंपटीशन क्लियर करना। एक बात मैं पहले ही बता दूं हर बार की तरह से, यदि स्कूल में ज्यादा तेज सिलेबस भगाएंगे तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो से पूरा कराऊंगा, उसके चक्कर में अपने बैच की स्पीड की ऐसी तैसी नहीं करूंगा। तुम खुद सोचो, यदि ऑलरेडी हम घंटा भर रोज पढ़ रहे हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा वीडियो से भी, अब यदि मैं एक ही घंटे में 2 घंटे के बराबर पढ़ाऊं तो या तो एक्सप्लेनेशन शॉर्ट होंगी, समझ में कम आएगा, या फिर टॉपिक छोड़ने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल कम करने पड़ेंगे। मैं दोनों से समझौता नहीं कर सकता, बोर्ड में परसेंटेज बिगड़ जाएगी। तो तुम्हारे स्कूल में यदि एक्स्ट्रा चैप्टर आ रहा है कभी भी, मैं उसके हिसाब से अपने सिलेबस की स्पीड नहीं बदलूंगा। मेरा सिलेबस जब खत्म होना है तभी होगा। मेरे को जितने न्यूमेरिकल कराने हैं, मुझे यदि 100 कराने हैं, 150 कराने हैं, 200 कराने हैं, मैं उतना ही कराऊंगा, एक भी कम नहीं कराऊंगा, ज्यादा भले ही करवा दूं। स्कूल वाले तो पागल हो गए कई। एक स्कूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMIAC 4 चैप्टर दे दिए, और पता है पूरे सिलेबस में कितने हैं? 9 चैप्टर। मेरी बात समझना, 9 चैप्टर का पूरा सिलेबस है हमारा, 9 यूनिट, 4 यूनिट आ रही है, यानी लगभग उनका 45% सिलेबस आ रहा है जुलाई में। तो पूरे साल क्या भजन करेंगे? और यदि मैं 4 चैप्टर लगातार इस तरह से कराऊं तो मेरे पास एक चैप्टर के लिए 10 दिन भी नहीं है, और 10 दिन में थ्योरी भी करानी, न्यूमेरिकल भी, भैया फिर तो स्कूल की तरह घास कटेगी। तो इसलिए मेरे से स्पीड बढ़ाने या घटाने को मत कहना, मेरे को 30 साल हो गए, मुझे पता है कैसी स्पीड से बच्चों का फायदा होता है।
ऑफलाइन में तो यार मेरा दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन यहाँ तो मेरे पे वीडियो पड़ी है, 600-700 वीडियो पड़ी हुई है, जिस चैप्टर की कहोगे मेन टॉपिक 2 मिनट में आ जाएंगे, चाहे मैग्नेटिज्म हो चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, और किसी के ऑप्टिक्स आ रहा है तो ऑप्टिक्स की भी मेरे पास 200 वीडियो बनी पड़ी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो मैंने बीच में थोड़ा तुम्हें ब्रेक भी दे दिया, मन की बात भी कह दी कि भाई ये मेरे मन की बात है कि बोर्ड सर मीटिंग रूम में से एक्सेप्ट कर लीजिए। बेटा सर मीटिंग रूम में से एक्सेप्ट कर लीजिए। कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू। तो अपना बता भी दिया कि भाई हमारा पढ़ाई का क्राइटेरिया ये है। अब तुम बताओ, ये बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया समझ में, ये इनिशियल चार्ज है। अब मैं जरा फाइनल चार्ज निकाल रहा हूं। देख, अब मेरे बालक लूप इक्वेशन तुम लोगों से पूछूंगा, माइक ओपन करो और मुझे पहले लूप नंबर 1 की इक्वेशन और फिर लूप नंबर 2 की इक्वेशन, जिससे मैं Q1 और Q2 निकाल सकूं, फटाफट बताओ। सब सारे ओपन करो बेटा। जब मेरे को मैंने पहले बताया था सबके नाम लिख के आते हैं, इंटरेक्टिव होनी चाहिए क्लास। बोलो बेटा, यहां से चलूंगा, यहां से आके रुकूंगा, बोलिए। सर माइनस ई। सबकी आवाज नहीं आई बेटा, सबकी नहीं आई। माइनस ई। मैं नाम देख लूं कौन कौन नहीं बोल रहा, नहीं तो मैं इंडिविजुअली पूछूं मैं फिर। अभी बोला था 3 बच्चों ने, मेरे पे पूरी लिस्ट है। अब एक बार फिर से बोलो, मैं इक्वल, सबकी आवाज आनी चाहिए, बस खिचड़ी बन जाए मुझे समझ में आ जाएगा। बोलो बेटा सारे। सर माइनस प्लस Q1 अपॉन C1 Q1 अपॉन इज इक्वल टू 0। 0। Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1E। Q1 की वैल्यू हो गई C1E। Q1 की वैल्यू हो गई C1E। अब इसके बाद आ जाओ दूसरी लूप इक्वेशन। Q1 आ गया, C1E कर लेना। दूसरी लूप इक्वेशन में मैं यहां से चलूंगा और यहां आके रुकूंगा। चल भाई बोलो। Q2 अपॉन C2 Q2 अपॉन C2, बिल्कुल सही। प्लस Q1 अपॉन Q1 अपॉन C1 हाँ, माइनस ई। इक्वल टू 0 में पहले ही ले गया माइनस ई को राइट साइड। अब कर लो माइक 1, क्योंकि अब तो मैथमेटिक्स है। Q1 तो आ ही चुका है पहली इक्वेशन से, अब Q2 और निकालना है। Q2 और निकालना है मेरे बेटा। Q2 निकालने के लिए E माइनस Q1 अपॉन C1, E माइनस Q1 अपॉन C1, उसे राइट में ले गया। Q1 की वैल्यू है C1E, C1 से C1 कट गया, E से E कट गया, तो 0 आ गया, तो Q2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखते हैं कहां किस ब्रांच में कितना फ्लो हुआ। हाँ, यहां बैटरी। मैं देखता हूं किसमें पहले कितना चार्ज था, अब कितना चार्ज है, किस ब्रांच में कितना फ्लो हुआ। जान करके फिगर ही अलग बना रहा हूं यार, तुम्हें कमांड तभी होगी। ये देखो, Q माइनस Q, Q माइनस Q, पहले ये पहले वाला चार्ज है इनिशियल, बार बार उधर ना देखना पड़े, यहां बना दिया। इधर है बेटा Q2 माइनस Q2, Q1 माइनस Q1, बाद का चार्ज इधर बना दिया। अब जो मैं पूछूंगा तसल्ली से इत्मीनान से जवाब देना मेरे बेटा। इस ब्रांच में चार्ज का फ्लो और इस ब्रांच में चार्ज का फ्लो, ध्यान से सोच के बताओ। जो ये वाली ब्रांच है, ये प्लेट, इस प्लेट पर से यदि चार्ज जाएगा तो यहां से जाएगा, आएगा तो यहां से आएगा। पूरी सीरीज में एक ही चार्ज का फ्लो होता है। ये एक सड़क की तरह से है। यदि यहां से 50 स्कूटर चले तो 50 स्कूटर ही यहां आएंगे। कई बच्चे कहते हैं बैटरी, मेरे बेटा बैटरी एक तरफ से जितने इलेक्ट्रॉन लेती है दूसरी तरफ से उतने ही निकाल देती है। बैटरी ना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखती ना अपने पास से देती है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। बैटरी ना तो चार्ज रख सकती स्टोर करके और ना चार्ज दे सकती। मैंने तुम्हें बताया था बैटरी में 2 प्लेट होती है, प्लस और माइनस।
प्लस प्लेट जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ से लेती है माइनस प्लेट उतने ही दे देती है। यानी बैटरी ने सच्चाई में ना तो चार्ज अपने पास रखा ना अपने पास से दिया। तो फिर उसने क्या किया, चार्ज को मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाया, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दिया गया है। खैर वो अलग वीडियो है, आगे भी आएगा। तो बैटरी को तो देखा ही मत करो, भूल जाओ यहाँ इस ब्रांच में बैटरी है भी, बस बनी रहने तो देखो मत। कैपेसिटर को देखो, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। तो बताओ इस पर पहले ऊपर वाली प्लेट पर ही मैंने क्यों फोकस कर रखा है, क्योंकि सेकंड ब्रांच में जो चार्ज आएगा या सेकंड से जो जाएगा वो इसी प्लेट से मिला गया आया गया चार्ज होगा। इस पर पहले कितना चार्ज था, Q, अब कितना है Q2, Q2 तो 0 है। पहले चार्ज था Q, अब है 0। ऊपर वाली ब्रांच में पहले था Q, अब है 0, यानी सारा ही चार्ज चला गया, पूरा Q चार्ज चला गया। तो इस ब्रांच में सारा चार्ज चला गया तो एरो नीचे बनेगा। चार्ज Q था, 0 हो गया, सब चला गया, सब खत्म। तो कितना चार्ज का फ्लो हुआ, Q, और Q की वैल्यू है EC1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड है और सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब फर्स्ट ब्रांच में देख, यहां से यहां तक एक ही ब्रांच है, जो भी चार्ज आएगा या जाएगा यहीं से ही। तो मैं बेटा यहां से निकालता हूं कि कितना चार्ज आया क्या। ये जो वायर है ये दो प्लेट से जुड़ा है, जो भी यहां से चार्ज आएगा इन दोनों पे आएगा, जो यहां से जाएगा वो इन दोनों से जाएगा। तो ये पता लगाओ कि ये जो दोनों प्लेट हैं इन पर मिलाकर के टोटल कितना चार्ज था, यानी इन दोनों प्लेट्स पर मिलाकर शुरू में कितना चार्ज था और इन दोनों प्लेट्स पर मिला के बाद में कितना चार्ज है। तो शुरू में इस पे था -Q, इस पे था +Q, तो इन दोनों का मिलाकर के तो चार्ज था ही नहीं, 0 था। समझ गए ना, पहले इस वाली प्लेट पर कितना था -Q, इस पर कितना था +Q, तो इन दोनों पर मिलाकर के चार्ज कितना था 0। अब यहाँ है -Q2 और यहाँ है +Q1, यानी इन दोनों पर मिलाकर के चार्ज है Q1 - Q2। पहले इन दोनों पे मिला के था 0, अब इन दोनों पर मिलाकर के है Q1 - Q2। इन दोनों पर मिला के पहले कितना था 0, अब इन दोनों पर मिलाकर के है इधर Q1 इधर -Q2, यानी Q1 - Q2। तो इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो 0 से बढ़ के Q1 - Q2 हो गया, यानी कि चार्ज आया है। कितना आया है बता, यदि मेरे पे पहले 0 था, अब मेरे पे Q1 - Q2 है, तो कितना आया है Q1 - Q2। तो इस ब्रांच में Q1 - Q2 चार्ज आया है और पूरी ब्रांच में सेम चार्ज रहता है, तो यहां भी Q1 - Q2 ही रहेगा। Q1 - Q2, Q1 था C1E, Q2 था 0, तो Q1 - Q2 हो जाएगा C1E। तो मेरे से कोई पूछे इस ब्रांच में कितना चार्ज का फ्लो हुआ, C1E। फर्स्ट ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो हुआ C1E, और सेकंड ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो हुआ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे इससे ज्यादा डिटेल में तो बता ही नहीं सकता। अब तो तुम्हें दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल पकड़ा दे, जो होशियार होगा वो तो छोड़ ही देगा। चल भाई, ऑलरेडी मैंने काफी वैरायटी रख रखी है न्यूमेरिकल की, लेकिन यदि मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं और भी पूछने हो तो व्हाट्सएप पे भेजते रहो। होनी जेन्युइन चाहिए, ये नहीं कि पता चला सिंपल से दे दिए, आसान से टाइम बर्बाद हो रहा है। अच्छे क्वेश्चंस आप भेजते हो कहीं से भी, स्कूल के होमवर्क से भेज दो, मैं करा दूंगा। बेटा एक और मेरा नियम है, वो शायद कुछ बच्चों को ना पता हो। जब रनिंग चैप्टर चल रहा है उसमें लाइव में पूछने के लिए आप दुनिया की किसी बुक से कोई भी क्वेश्चन भेज दो, मैं बता दूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चैप्टर 2 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन और मैं उसे रिकॉर्डिंग करके रख लूंगा। लेकिन वंस द चैप्टर इज ओवर और नया चैप्टर शुरू हो गया, फिर मान लो जिस दिन करंट शुरू हो गया तो फिर मैं करंट के ही डाउट्स बताऊंगा। कई बच्चे उससे हाथ के हाथ पढ़ते नहीं, फिर बाद में जब मैं करंट कराऊंगा तब इलेक्ट्रो पढ़ के डाउट भेजेंगे।
कैसे पॉसिबल है लाइव? फिर तो खिचड़ी बन जाएगी। मैग्नेटिज्म के समय इलेक्ट्रो के डाउट, इलेक्ट्रो के समय करंट के, फिर तो मैं वीडियो भेजूंगा। हाँ भाई, कोई एग्जाम है, कोई टिपिकल क्वेश्चन फंस गया, वो पूछ लो, अलग है। लेकिन आपने उठा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 20 क्वेश्चन डाउट में भेज दिए, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग हाथ के हाथ, साथ के साथ पढ़ो, बिल्कुल डिले मत करो, एक दिन का भी गैप नहीं। और यदि कभी किसी दिन छुट्टी हो जाए, तुम लोग ना पढ़ पाओ, तो उसी दिन रात में वीडियो मंगा करके पढ़ो। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रो के डाउट अभी कम से कम 4-5 दिन और चलेंगे। ये 4-5 दिन में दुनिया की किसी भी बुक से भेज दे, हम सिलेबस और 4-5 की बजाय 6 दिन में खत्म कर लेंगे। मेरे बेटा 31, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन, फिगर ढूंढ लो, 31, हाँ, बिटवीन ए एंड बी। भाई ये जो पर्चा था जिसपे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मेरे कुत्ते ने फाड़ दिया। मैंने टेप से चिपका करके इसे पढ़ा तो रहा हूं, क्यों प्रिंटर काम वाम नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन की डिजिट अलग हो सकती है, आपकी शीट में अलग हो सकती है। मेथड सारा समझा दूंगा, डिजिट पे ज्यादा फंसना मत। तो सर ने ये डिजिट लिख दी, यदि पास से देख पा रहे हो, टेप लगा लगा करके चिपकाया हुआ है। मेरे में बड़ा शैतान डॉगी है, पग, वोडाफोन वाला। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहे हैं फाइंड द नेट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, पहले मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात पूछता हूं, शायद मैंने इस तरह का पहले भी करवाया हो। C1, C2, C3, अभी ये 31 नहीं है, उससे अलग है, C4। मुझे बताओ, ये सारे कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में? बोलो, माइक खोल के बोल दो, जिंदगी भर का डंडा काट दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होने का। बोलिए। सीरीज। और किसी के पास कोई डाउट? सीरीज। सीरीज। अच्छा, सारे सीरीज में है, बिल्कुल सही। नेट कैपेसिटी निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4। आपका जवाब गलत है। पहले बता, कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज स्टोर करना। चार्ज स्टोर तब करेगा जब उसे बैटरी से जोड़ोगे। बैटरी सर्किट में जब तक मैं ना बताऊं कहां लगेगी, तब तक कोई सीरीज और पैरेलल नहीं है। यदि मैंने कहा बैटरी यहां लगेगी, तो ये सीरीज है, क्योंकि बैटरी से आने वाली चार्ज यहां जाएगा, कहीं पे डिवाइड नहीं होगा, ये सीरीज है। लेकिन यदि मैंने कहा बैटरी यहां लगेगी, बैटरी कहां लगेगी सर्किट में, तो फिर ये 3 तो सीरीज है, लेकिन ये वाला उसके पैरेलल है, क्योंकि बीच में ब्रांच डिवाइड हो गई। यदि मैंने कहा बैटरी यहां लगेगी, तो अब ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, लेकिन इन दोनों के बीच में ब्रांच डिवाइड हो गई। भाई कैपेसिटर की कैपेसिटी सीरीज या पैरेलल तब तक नहीं बता सकते जब तक ये ना पता हो कि बैटरी कहां लगी हुई है। जब आपको बता दें कि बैटरी कहां लगी है, तभी आप बता सकते हो ये सीरीज है या पैरेलल है। समझ गए? और अब आगे ध्यान रखना, कोई भी सर्किट जिसमें बैटरी ना दी हो या ये ना बताया हो कि बैटरी कहां लगेगी, तो आप उसकी कैपेसिटी नहीं बता सकते, क्योंकि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बैटरी कहां लगेगी। तो जब वो कहते हैं फाइंड द कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी पे बैटरी लगेगी। अब क्वेश्चन देखो, बिल्कुल जो मैंने समझाया 31 उसी चीज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यहां पर उन्होंने लिख रखा है ए और यहां लिख रखा है बी। ये 10 माइक्रोफैरेड मुझे दिख रहा है, ये 8 माइक्रोफैरेड, ये पता नहीं कौन सा है, 2 माइक्रोफैरेड लिख देता हूं, समझना ये। जिस उन्होंने कहा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। जो बच्चे लॉजिक नहीं जानेंगे वो तो कहेंगे तीनों सीरीज में है, उन्हें बिटवीन ए एंड बी का मतलब ही नहीं पता। तीनों सीरीज में है,
अरे मेरे बालक तीनों सीरीज में नहीं है। कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी का मतलब है कि जो बैटरी लगेगी यहाँ ए और बी के बीच में लगेगी, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जुड़े नेगेटिव यहाँ, या नेगेटिव यहाँ जुड़े पॉजिटिव यहाँ, वो दिखानी नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। अब यदि यहाँ जुड़ेगी तो ये दोनों सीरीज है क्योंकि इनके बीच की ब्रांच डिवाइड नहीं हुई, 8 और 10 सीरीज हैं। तो आप चाहो तो 8 और 10 सीरीज में बना सकते हो। हाँ जी लो, और ये 2 सीरीज में नहीं है, ये 2 सीधे सीधे बना दो तो 2 ये है इस तरह से। अब बता, सारा क्वेश्चन का सेंस ही बदल गया जहां तीनों सीरीज दे। लेकिन तुमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? बैटरी टर्मिनल तो यार बड़े इंपॉर्टेंट है। जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ए एंड बी, तब तक केमिस्ट्री मत निकाल के आना। कह देना कि सर पहले ये बताओ बैटरी कहाँ लगेगी, और वो ये नहीं कहेंगे बैटरी यहाँ लगेगी, वो कहेंगे फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब बैटरी ए और बी के बीच में लगेगी। तो अब ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल अब तो सॉल्व कर लोगे। इन दोनों को प्रोडक्ट को सम से करना और इसमें ये जोड़ देना। छोटी मोटी चीजों में कैलकुलेशन क्यों करवाओगे? अगला मेरे बेटा, अगला क्वेश्चन तुम्हें एक बात बता दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में नहीं। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। मेरे से क्वेश्चन दिया गया 1 2 3 4, और मेरे बेटा जब मैं आपसे पूछता हूं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे को आपकी इंसर्ट करनी है या आपको नीचा दिखाना है। बेटा जो जिस बच्चे से मैंने पूछ लिया उसे लंबे समय याद रहता है। क्यों बच्चे ऑफलाइन क्लासों में भागते थे? क्योंकि टीचर आमने सामने बातें करते हैं। नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हजारों भरी पड़ी है दुनिया में, बिक रही है। कैसेट ला के देख लो, वो मजा नहीं आने का। सीडी ला करके देख लो, अभी तुम दिल्ली में चले जाओ, सीडी भरी पड़ी है हर टीचर की, दुनिया भर की। क्लास में क्यों मजा आता है? क्योंकि सामने जब टीचर पूछता और बताता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो चीजें हमें लंबे समय याद रहती हैं। तो तब मैं जब आपसे पूछता हूं, ना भी पूछूं क्या फर्क पड़ेगा, आप बताते हो, भले ही आप गलत निकल जाओ, लेकिन फिर जब एग्जाम में आएगा तो आपको याद आ जाएगा, भाई ये तो उस मास्टर ने पूछा था, ये वही वाली बात है। अब यहां पर मैं फिर पूछूंगा 5 माइक्रोफेरेड, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, छोटी फिगर है, 10 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड और 30 माइक्रोफेरेड एक जगह लिख देता हूं। ये 4 कैपेसिटर है। यहां पर छोटा छोटा वायर बाहर निकाल दिया गया है। यदि थोड़ा थोड़ा वायर बाहर निकाल दिया जाए तो ये फिर लिखने की जरूरत नहीं होती बैटरी कहां लगेगी। इसे बोलते हैं बैटरी टर्मिनल। ये बैटरी के लिए छोड़े गए। मुझसे कह रहे हैं इस सर्किट की कैपेसिटी बताओ। अब मैं आपसे फिर पूछूंगा। कई बच्चे मन मन में गाली देंगे, दे दो। कई बच्चे कहते हैं मरेगा ट्रक के नीचे जाके, बार बार पूछता है, कह लो। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, माइक ओपन करो। पता है मैं बाद में जरूर देखता हूं किस किस बच्चे ने बोला, नाम लिखते हैं। जरा बताओ ये चारों सीरीज में है या पैरेलल में? जो लग रहा हो बोल दो, गलती तो बोलोगे और क्या है, बोलो। पैरेलल। चारों? पैरेलल। चारों? दो के पेयर में सर दो दो के ग्रुप में है। बेटा सर दो दो के दो पेयर के ग्रुप में है, पेयर में है। दो दो ग्रुप में है। देखो मैंने आप सारी आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुनना। 3 पैरेलल है और 1 सीरीज है। कैसे 3 पैरेलल है और 1 सीरीज है? एक को तो मैंने 30 माइक्रोफेरेड को छोड़ ही दिया। क्यों छोड़ दिया अभी बताऊंगा। आप जरा ये बताओ, यदि यहाँ पोटेंशियल है V1 तो पूरे वायर में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ भी पोटेंशियल V1 में पहुंच जाएगा। तो मैं बताया था एक वायर में कोई कंपोनेंट ना हो तो उसके हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल। कल परसों की बात हुई थी। यदि यहाँ पर V2 पोटेंशियल है तो यहाँ भी V2 पोटेंशियल, जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ। लेकिन क्या B पर भी V1 पोटेंशियल है या V2 पोटेंशियल है? B का पोटेंशियल पता नहीं क्या है, V3 मान लेते हैं।
कुछ अलग। इन दोनों का सेम माना, क्यों माना? क्योंकि एक वायर जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, वो तो सारा सेम पोटेंशियल पे होगा। और जरूरी नहीं जिसे मैंने V1 कहा आप V1 ही कहो, आप V2 उसे मान लो जिसे मैं V1 मान रहा हूं, V3 उसे मान लो जिसे मैं V2 मान रहा हूं, मतलब अलग अलग मानना है। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल। अब बताओ पहला कैपेसिटर जो 5 माइक्रोफैरड है उसके एक तरफ V1 एक तरफ V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। ये कैपेसिटर एक तरफ V1 पोटेंशियल एक तरफ V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। बीच वाला कैपेसिटर एक तरफ V2 और एक तरफ V1, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। ये तीन पैरेलल में है, यानी कि बेटा ये तीन पैरेलल में है। कौन कौन से? 5, 10 और 15 माइक्रोफैरड। इसे मैंने क्यों नहीं कहा कि पैरेलल में है? इसके एक तरफ तो V2 है, लेकिन अगली तरफ क्या है ये तो पता ही नहीं। यदि ये सिरा वहां से जुड़ा होता तो V1 पोटेंशियल यहां भी मिल जाता, तब ये पैरेलल हो जाता, क्योंकि एक तरफ V1 और एक तरफ V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। लेकिन वो तो नहीं जुड़ा हुआ। ये सिरा इससे जुड़ा होता तो V2 पोटेंशियल आ जाता यहां पर। कुल मिलाकर के ये है भैया मेरे, ये ना V1 से जुड़ा है ना V2 से जुड़ा है, तो ये पोटेंशियल अलग ही कोई पोटेंशियल है जिसे मैंने V3 नाम दे दिया, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 नहीं है, ये ऑड वन आउट है, ये अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये पैरेलल में नहीं है, सीरीज में। आगे का काम तो बड़ा आसान है भैया, ये तीन पैरेलल दिख गए, ये सीरीज दिख गया, पैरेलल में तीनों को ऐड करिए, कितना आ गया? 15 5 20 और 10 30, 30 माइक्रोफैरड, और ये भी 30 माइक्रोफैरड सीरीज में। और जब दो बराबर के सीरीज में हो तो हाफ कर दो, नहीं तो प्रोडक्ट अपॉन सम कर दो, या 1/C1 प्लस 1/C2 कर दो, जैसे भी करके 15 माइक्रोफैरड आंसर निकाल लो। हर क्वेश्चन कुछ कहता है। क्या कहा इस क्वेश्चन ने? इस क्वेश्चन ने ये कहा कि पैरेलल कैसे ढूंढे जाएं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, 1 2 3 4 5 सारे सी हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, ये यहां भी गया, और ये यहां भी गया। अब मुझे नेट केमिस्ट्री बतानी है। जिसने मेरा लॉजिक सीख लिया उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ V1 पोटेंशियल है तो यहाँ भी V1 पहुंचेगा, यहाँ भी V1 पहुंचेगा, और यहाँ भी V1 पहुंचेगा। स्ट्रेट वायर सेम पोटेंशियल पर होते हैं दोनों सिरे, ये V1 तो ये भी V1, ये भी V1। यदि यहाँ V2 है, यहाँ भी, ये सब कंपटीशन के आप शुरू हो गए बेटा। कंपटीशन और 12th के बीच में बड़ी पतली सी बाउंड्री है। कई लोग सोचते हैं कंपटीशन का मतलब बहुत डिफिकल्ट ना। जब तुम्हारा मेंटल लेवल स्ट्रांग हो जाए और बाकी सबसे ज्यादा सोचने लगो, वही कंपटीशन है। टॉपिक तो यही सब आएंगे। हो सकता है जिसने ये ना सीख रखा हो उसके लिए बहुत मुश्किल हो, जिसने सीख रखा है कुछ भी नहीं। अब बताओ लॉजिकली कौन कौन से पैरेलल में है? इसके एक तरफ V1 एक तरफ V2, इसके एक तरफ V1 एक तरफ V2, इसके एक तरफ V1 एक तरफ V2, इसमें एक तरफ V1 एक तरफ V2। ये चार पैरेलल में है। कितना आसान क्वेश्चन है ये। ये चार पैरेलल में है सारे सी। अब पांचवा क्या हुआ वो हटा दो। इसके लेफ्ट में भी V1 राइट में भी V1, तो यानी इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज 0। यदि इधर 10 वोल्ट होगा, इधर भी 10 होगा, 20 इधर होगा, इधर भी 20 होगा, 50 इधर होगा, 50 इधर होगा, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 0। और यदि इसका हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा तो इसका चार्ज तो हमेशा 0 रहेगा।
यानी ये कभी भी चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, और जो कैपेसिटर चार्ज स्टोर कभी ना कर पाए वो कैपेसिटर है ही कहां? कैपेसिटर क्या है? द डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज। इट कांट स्टोर चार्ज, इट इज नॉट अ वर्किंग कैपेसिटर। देखने में भले ही कैपेसिटर है, चार्ज स्टोर नहीं होने का, तो ये हटा दो, इसको भूल जाओ कि ये सर्किट में है भी। बस 4 हैं सीरीज में, पैरेलल में, और यदि 4 पैरेलल में है तो C/4 इसका आंसर। देख बालक, जिसने सीख लिया, आज कई चीजें बताई हैं, ब्रांच में कितने चार्ज का फ्लो होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लूप इक्वेशन वगैरह तो पहले ही बता दी थी, तो ये चीज सीख ली। आज मैं कुछ ट्राई करने को भी देता हूं, क्योंकि अब यही सब लॉजिक आ रहे हैं घूम घूम के। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 33 से ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 33 से लेकर के 40 तक 7 न्यूमेरिकल हैं। यदि हो जाए, ट्राई कर सको तो 7 को ट्राई करना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं डाउट भेजना नहीं भेजना, मैं 7 कराऊंगा। जब मैं कराऊंगा तो तुम चेक करना कि तुम कहां गलती कर रहे हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आपके थॉट प्रोसेस में क्या कमी है। ना मुझे इसके नोट्स बना के भेजो, नोट्स में वीडियो के मंगवाता हूँ, इसके नहीं। खुद के लिए ट्राई करो, अपने भले के लिए ट्राई करो, मुझे दिखाने को नहीं। कल को जब मैं बताऊं तो देखना कि तुमने कितने % सही करे थे, कितने % गलत। आपको खुशी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि थोड़ी बहुत और हेल्प चाहिए हो तो पीछे के सॉल्ड एग्जाम्पल से भी हेल्प ले सकते हो। अपने आप करोगे तो स्पून फीडिंग की आदत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको ट्राई करने हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, आज इतना ही, मिलेंगे कल इसी टाइम। Excuse me, sir. एक सेकंड बेटा, रिकॉर्डिंग रोक दूं पहले।